ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਨਾ ਆमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ प्रैंक करता ਪਿਆ। मैं रिहर्सल पे थी कॉलेज में। उन्होंने कहा हम ना ये हाय रचना, मैंने कहा यस, हम ना आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं। मैं कहा बाद में बात करती हूँ, मैंने फ़ोन रख दिया। कि जो आपने ऑडिशन दिया है ना ये आमिर खान प्रोडक्शंस का है और किरण राव धोबी घाट के बाद दूसरी फीचर फिल्म डायरेक्ट करेंगे। और मुझे लगा वाओ पक्का मेरा हो गया। और 6 साल का बच्चा भी है। तो उन्होंने कहा हाँ आप आओ बॉम्बे और मिलो। फिर हम मिले और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ चीज़ें वर्क करनी पड़ेंगी, थोड़ा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा। बच्चा दिखाया उन्होंने मुझे, मैं बच्चे से मिली, बच्चे की मम्मी से मिली। वो बच्चा मेरा ही भाई लग रहा था मुझे। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ नहीं कि ही जज थे पीयूष मिश्रा। मैंने माँ का रोल किया था और करके हम लोग बाहर आए, स्पेशली मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे बोला तुम ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अप्लाई करो। तब तक मैंने ये नहीं सोचा था क्योंकि मुझे मास्टर्स करनी थी। बट उन्होंने मुझे बोला तुम देरी मत करो, तुम अप्लाई करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ऐसी सी बात थी कि मैंने बोला कि एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। अच्छा, एक ही अल्टीमेटम मिला। होगा तो जाना, नहीं होगा तो पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके बाद कुछ सेटल होना फिर देखना। पर वहाँ जब मैं गई और वहाँ का कल्चर मैंने देखा, मैंने वर्कशॉप ही देखी वहाँ की, तो मुझे समझ में आया कि नहीं बहुत वास्ट कल्चर है यहाँ पे। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं और इतने टैलेंटेड कि मतलब आपको देख के लगेगा कि हमने यार एक इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखा, फ्लूट बजानी नहीं आती। इंटरव्यू होया तो उन्होंने थोड़े नाल गलबात करनी है, बंदा चंगा 15-20 लोग के मतलब जजेस बैठते हैं पैनल में और वो बातचीत करते हैं आपसे। वो कौन लोग होंगे? और वो जाने वाले लोग होते हैं। मेरे टाइम पे मुझे याद है हिमानी शिवपुरी थे, ओके, अनुपम खेर थे जी, और डायरेक्टर जो NSD के वो थे। और मतलब आप देख ही नहीं पाते हो। सत श्री अकाल जी, डाक देख रहे दर्शकों का स्वागत है। कुछ वक्त पहले एक OTT प्लेटफॉर्म ते फिल्म आई सी जिहदी काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी एक्नॉलेज किया गया। उस दे विच एक भारी भरकम सबजैक्ट विशा वूमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण नूं बहुत ही साधारण ते बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल दर्शाया गया। रूढ़ीवाद सोच तो लैके सैल्फ डिस्कवरी जर्नी नूं बहुत ही बखूबी दर्शाया गया। उस दे विच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रचना गुप्ता ने। रचना लर्नड आर्टिस्ट है, NSD तो पास आउट है, बहुत ही ईमानदार ते बहुत ही मेहनती कुड़ी है। गल मैं दावे नाल तां कह सकती हाँ क्योंकि फॉर्चुनेटली असी इक्को प्लेटफॉर्म तो इक्को इंस्टीट्यूट तो पास आउट ने। सत श्री अकाल रचना, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू। सब तो पहला जदों तुहानूं स्क्रीन ते देखिया सी सो उदों ही मैसेज किया सीगा। एक वैसे जदों कुड़ियां बहुत वधिया परफॉर्म करदियां, स्पैशली जदों इंस्टीट्यूट तो होण, थोड़ा होर मान महसूस होंदा। सो 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 प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, आप अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी किस च गल करिए? किसी में भी कर लो, दिल नाल होनी चाहिए, जिहड़ी मर्जी भाषा होवे। रचना बच्चे मैनूं ये दसो कि बहुत लंबा सफ़र तुहाडा रहा, देखण वाले नूं लगदा है कि लापता लेडीज़ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नाम ने ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ डायरैक्टर्स प्रोड्यूसर्स नाल तुसीं काम कीता है। शुरुआत तुहाडी जिथे तक मैं जानदी हाँ एक DAV दे प्लेटफॉर्म आगाज़ तो हुई है ना। आगाज़ तो काफ़ी आर्टिस्ट निकले, आयुष्मान खुराना, उस तो बाद भी काफ़ी नोटेबल आर्टिस्ट ने जो जिहदा जिक्र तुसीं करोगे। ये जिहड़ा सफ़र पठानकोट तो लैके बॉम्बे तक दा सफ़र सीगा, ये किवें तय किया, शुरुआत कित्थों हुई? तो मैं DAV कॉलेज एडमिशन इसे करके ली सी कि मैंने पता लग गया सीगा कि इत्थे एक ड्रामेटिक्स क्लब है जो बहुत चंगा स्ट्रीट प्ले करता है। अच्छा, तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया कॉलेज कि मुझे DAV में एडमिशन लेना है। ठीक है। उसके बाद
अनफॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले पाई क्योंकि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और मुझे किसी ने बताया कि आगाज़ की वर्कशॉप बहुत डिसिप्लिन्ड और रिगरस और वैसी होती है, तो नहीं हो पाएगा, टाइम लगता है। टाइम लगता है। हाँ। तो मैं रिकवरी पे भी थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया, मैं आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट ऑन रेस्ट, लेक्चर्स भी बस आना जाना। फिर सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि एक बार देखते हैं कि क्या है। और मैंने जब किया और जब वो वर्कशॉप मैंने की 15-20 दिन की, जब वो वर्कशॉप हुई, मुझे लगता है शायद वो ही मेरे एक माइंड का बेसिक फाउंडेशन बनाया उसने। वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स मुझे पता चले इस प्रोफेशन के बारे में, जो मुझे लगता है कि मेरी पूरी मेंटल एक कैपेबिलिटी को उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, जिसके चलते मैं शायद इतना लंबा सफ़र कर पाई। डिसाइड कर लिया सीगा कि सफ़र यही है? वर्कशॉप में डिसाइड कर लिया था मैंने कि अब इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगी। अच्छा, वो आगाज़ ड्रामेटिक क्लब डीएवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ डिसाइड ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ तय नहीं सीगा? नहीं, मतलब कि कुछ करना है, Interest क्रिएटिव कुछ करना है ये था मुझे, बट एक्टिंग ही करनी है ये मुझे कभी समझ नहीं आया, मतलब कन्फ्यूजन थी मुझे। पर ये मुझे क्लैरिटी आगाज़ में आके मिली। क्या बात है। और फिर हम नेशनल्स जीत के आए 2 साल। हाँ, 2 साल लगातार, तो हमारा वो पूरा वो कॉन्फिडेंस जो था। यूथ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे उससे ये समझ में आया कि आप एक टाइम के बाद एज एन आर्टिस्ट ना, आप अपने फाउंडेशंस और अपने प्रिंसिपल्स सेट कर लेते हो, रादर देन कि आप देखा देखी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो। आपका एक ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट बन जाता है और आपको क्लैरिटी अपने आप मिलने लगती है। जब ऐसे छोटे 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 लेवल पे अचीवमेंट्स होती है, फिर नेशनल्स आप जाते हो, फिर वो बैच आपको यूनिवर्सिटी देती है, बुलाती है, ऑनर करती है, तो लगता है कि नहीं कुछ कर सकते हैं, अचीव किया है कुछ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, मूड इंडिगो के लिए हम लोग बॉम्बे आते थे परफॉर्म करने और हम जीत के जाते थे। हमें पता था हम आएंगे तो हम जीत के जाएंगे। तो वहाँ पे भगत सिंह वाला नाटक हम कर रहे थे, पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ है, गगन मामा बाजू, वो किया हमने और उसके ही जज थे पीयूष मिश्रा। मैंने माँ का रोल किया था। और करके हम लोग बाहर आए, स्पेशली मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे बोला तुम ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अप्लाई करो। तब तक मैंने ये नहीं सोचा था क्योंकि मुझे मास्टर्स करनी थी, बट उन्होंने मुझे बोला तुम देरी मत करो, तुम अप्लाई करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ऐसी सी बात है कि प्ले के राइटर ने और पीयूष मिश्रा जिनको हम इतना, जिनके गाने सुने हैं, और फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, तैयारी करके देखते हैं। मैंने घर पे बात की तो मुझे घर वालों ने बोला कि एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। अच्छा, एक ही अल्टीमेटम मिला, होगा तो जाना, नहीं होगा तो पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके बाद कुछ सेटल होना, फिर देखना। तो मैंने करा, रिस्क लिया मैंने। घर वालों ने मुझे बोल दिया कि एक ही अटेम्प्ट होगा। और जब मैं वर्कशॉप के लिए गई वहाँ पे और मैं बाकी सबसे मिली, तब तक मुझे पता नहीं था कि बहुत ऐसा सा कुछ मतलब क्या है, ऐसा था मुझे कि इतना क्या है वहाँ जाके। पर वहाँ जब मैं गई और वहाँ का कल्चर मैंने देखा, मैंने वर्कशॉप ही देखी वहाँ की, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, बहुत वास्ट कल्चर है यहाँ पे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं और इतने टैलेंटेड कि मतलब आपको देख के लगेगा कि हमने यार एक इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखा, फ्लूट बजानी नहीं आती, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े नोशंस माइंड में आना शुरू हुए। फिर मैंने दिया वर्कशॉप में, मेरा पहले इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप के लिए गए 5 दिन के लिए, वो हो गया। फिर 15 दिन बाद रिजल्ट आया और उसमें पता चला कि फर्स्ट अटैम्प्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਅਟੈम्प्ट ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ मतलब बहुत रेयर है कि हर बैच में 1 या 2 होते हैं ऐसे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है। मेरे बैच में हम 2 लोग थे और हम दोनों ही, मतलब वो भी पंजाबी है, वो दिल्ली का है, मैं पठानकोट की हूँ, पंजाब की बेसिकली। तो हम दोनों का हुआ पहले। पंजाब ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਐਨਐਸਡੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਐਨਐਸਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਕਾਫੀ ਨੋਸ਼ਨਸ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਮਿਥਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
NSD ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਨੋਟੇਬਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ NSD ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ? ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ 15-20 लोग मतलब जजेस बैठते हैं पैनल में और वो बातचीत करते हैं आपसे। वो कौन लोग होंगे? और वो जाने वाले लोग होते हैं। मेरे टाइम पे मुझे याद है हिमानी शिवपुरी थे, ओके, अनुपम खेर थे जी, और डायरेक्टर जो है NSD के वो थे। और मतलब आप देख ही नहीं पाते कौन कौन बैठा हुआ है। और ऐसे धाड़ 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 क्वेश्चंस और सब कुछ पूरा। और पहला जो इंटरव्यू है वो पूरा वैसा वाला इंटरव्यू, वो मुझे आवाज़ की वर्कशॉप ही याद आ रही थी मुझे कि वो वापस पूरा ड्रिल भी होता है, फिर परफॉर्म करने बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस आता है उनका बकायदा। वो मतलब प्रॉपर पढ़ाई हैगी है। तुसी ऐ मुंह चक के मैं सच में बताती हूँ, मैंने NSD की प्रिपरेशन के टाइम पे जितनी पढ़ाई करी है ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं करी। और मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी आगे कर पाऊँगी। मैंने बहुत उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। उनके वो आपको जब सिलेबस भेजते हैं तो की सिलेबस होता है कि कुछ राइटर्स आते हैं, ओके, वो राइटर्स के प्लेस आपको पढ़े होने चाहिए या उन राइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आपको परफॉर्मेंस के लिए एक मोनोलॉग भी देते हैं, एक मतलब 3 मोनोलॉग भेजते हैं, 3 पोइम्स भेजते हैं, उसमें से आप खुद एक चूज़ करो, वो परफॉर्म करो। आपने जो प्लेस ऑलरेडी किए हुए हैं उसमें आपने क्या किया वो करके दिखाओ। गाना कुछ भी हो सकता है, और कई बार कुछ भी नहीं होता है, कई बार बस ऐसी बातचीत करके भी भेज देंगे, जाओ हो गया। तो आपको लगता है ये क्या बहुत बहुत ट्रिकी है ये, आज तक कोई नहीं पकड़ पाया कि क्या पकड़ते हैं। हाँ, कोई संजीवनी बूटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई A+B का होल स्क्वायर नहीं है इसमें। मतलब UPSC एग्जाम क्लियर करना तो NSD क्लियर करना, ਇਹਦਾ ਕੋਈ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको नहीं पता क्या वर्क कर जाएगा। NSD पास आउट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰੋਲ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਟ ਫਰਸਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर ਗਲੈਮਰਸ ਰੋਲਸ, ਦੇ ਚੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਡਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ आर्ट टाइप दी मूवीज़ करते हैं। तो कितनी की सच्चाई हैगी? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी हमेशा से ये रहा है कि कंटेंट क्या है, क्योंकि आजकल का टाइम इतना बदल गया है। तो मुझे मतलब मैं हमेशा अपने आप को इस चीज़ पे इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि आज से 10 साल बाद अगर मैं अपना कोई काम देखूँ तो मुझे ये तो नहीं लगेगा कि मैंने क्यों किया या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कंटेंट स्क्रिप्ट मुझे लगता है वो सारी समझ भी आपको तभी आएगी जब आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो अलग चीज़ है। और क्या है ना, थिएटर में आपको इतना रॉ बना देते हैं ना, आपको इतना रॉनेस आपके अंदर भर जाता है। और जहाँ तक ये बात है कि ग्लैमर का लोग अब करना चाहते हैं, कमर्शियल वैल्यू करना चाहते हैं कि नहीं अटेन करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। अगर आप सेटिस्फाइड हो एज एन आर्टिस्ट उस चीज़ से तो आप करोगे, बट अगर नहीं होता तो आप नहीं करते हो। तो मुझे लगता है कि इट्स अ पर्सनल चॉइस एक पॉइंट तो बाद जाके। बट हाँ, मैं ए गल जरूर मननी हाँ कि क्योंकि 3 साल की जी ट्रेनिंग हैगी है ना, बहुत रिगरस है। सवेरे 6:30 बजे तो लैके रात 11 बजे तक काम करना है, तो डेली होना है 3 साल। इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं, आपका जो शेड्यूल आएगा, जो टाइम टेबल आएगा वो यही है। अब आप इसमें क्या कर पाते हो क्या नहीं करते। कंटेंट ते एक होर चीज़ बड़ी मैटर करती है कि मेरा कैरेक्टर स्टोरी नूं कित्थे लेके जांदा पिया, मेरा कितना प्रभावशाली है कि मेरा कैरेक्टर स्टोरी च की करदा पिया ते ओदी ग्रोथ किहड़ी हैगी है। लेंथ नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वो थिएटर करके आप ये सारे नोशंस आपके निकल जाते हैं कि आपको पता चलता है कि एक कैरेक्टर जो लिखा गया है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जे वो नहीं है तो कहानी च की प्रभाव है। तो इदां दी गल्लां तुसीं सोचदे हो फिर ਇਹ ਨੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਇਸਿਸ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਊਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ मैं मार ली हुई है कि ये वाला फॉर्मूला तो मैंने पकड़ लिया हुआ है कि ये तो मैं अचीव कर ही जाऊंगी। तो इसलिए इस चीज़ को लेके मेरे अंदर कुछ ना, मतलब आई एम अ वेरी सिक्योर्ड पर्सन इन टर्म्स ऑफ कि कैसा कितना कम मिलेगा, करना है कि नहीं करना, वो मैंने पता है। ANSD ਦੀ ਰਿਗਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ कि जिन्ना मिलेगा ਆਪਾਂ देख के ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਪੂਨਮ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਨਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਚਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ नहीं हाँ। मतलब मैं रियल लाइफ में बिल्कुल उस कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर सकती। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ है कि हाँ कुछ करने लायक अब मेरे पास है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। बहुत सारी चीज़ां ने चलती रही गलबात। उन्होंने मैंने दसिया कि कल्ली रहिंदी है, इदां दी है। तो मैं कदे गाँव नहीं गई, मैं कदे गाँव दी वो कि गोबर लीपना वो जड़ा सब कुछ कर देना मैं कदे नहीं किया। तो मैनू तो उन्होंने मुझे बताया कि लोकेशन भी वैसा सा, तो मुझे लगा ये कुछ इंटरेस्टिंग है। उसने मुझे बहुत वो किया अट्रैक्ट। पूरी बात हुई तो बाद उन्होंने मैंने दसिया कि अच्छा, एंड ही इज ऑल्सो स्मार्ट। हाँ लास्ट मैनू कहते इसका ना 6 साल का न्याणा भी हैगा। अच्छा मैं क्या, मैं आप न्याणा लगती, मैं किद्दां कर लूँगी। तो उन्होंने मैनू क्या वो हम देख लेंगे, गिव दी ऑडिशन। मैं आई दी सीगी चंडीगढ़ यूथ फैसटिवल आगाज़ का ही कुछ कम सीगा। मैं घरे सी, मैं बहुत ही मतलब पहली बार मैं वो सिंदूर लाया, चूड़ियाँ पाई, तो मम्मा नाल बह के मैं ऑडिशन बनाया। मेरा पहला ऑडिशन जो मैं मम्मा नाल बनाया। उन्होंने मैनू चंगी तरह डायलॉग याद कराए, सब कुछ किया। तो फिर कितना मैं ऑडिशन दिता, 2 दिन बाद ही मैनू फ़ोन आ गया। तो उन्होंने मैंने फ़ोन करके कहा हम ना आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं। मैनू लग गया मेरे नाल कोई प्रैंक करता पाया। तो क्या मैं रिहर्सल पे थी कॉलेज में। उन्होंने कहा हम ना ये हाय रचना, मैंने कहा यस, हम ना आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं। मैं कहा बाद में बात करती हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया और मुझे लगा कोई पक्का ये जो आगाज़ के पुराने दोस्त हैं ना ये लगे हुए हैं। और ना ये करके मैं बाहर गई देखने के लिए, मुझे लगा कोई आया, शायद कोई नहीं था। मुझे लगा, फिर मैंने नंबर चेक किया, नंबर भी बॉम्बे का था। फिर मैंने कॉल बैक किया, फिर मैंने सीरियस होकर बात की कि ये सर बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने ऑडिशन दिया है ना, ये आमिर खान प्रोडक्शंस का है और किरण राव धोबी घाट के बाद दूसरी फीचर फिल्म डायरेक्ट करने वाली। और मुझे लगा वाओ। तो मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ, बच्चा है अभी भी? तो वो कह रहा, मैंने कहा आप पक्का मेरा हो गया और 6 साल का बच्चा भी है? तो उन्होंने कहा हाँ आप आओ बॉम्बे और मिलो। फिर हम मिले और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ चीज़ें वर्क करनी पड़ेंगी, थोड़ा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा। बच्चा दिखाया उन्होंने मुझे, मैं बच्चे से मिली, बच्चे की मम्मी से मिली। वो बच्चा मेरा ही भाई लग रहा था मुझे। तो हमने फिर मैंने किया, वेट पुट ऑन किया कुछ। पर फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ लोग रिलेट कर पाए बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मा वो ऑडिशन का जो स्क्रिप्ट आया था, उस ऑडिशन को शूट करने के बाद उस पूरे पर्टिकुलर सीन पे मुझे मम्मा ने अपनी नानी की, मेरी नानी की, मेरी दादी मम्मा की कितनी स्टोरी सुना दी कि ऐसा लगता है, ऐसा हुआ था। तो मुझे वो भी उस टाइम पे बहुत वैसा सा लगा कि यार अगर ये मिल जाएगा तो मेरी मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। वो हो गया। उस किरदार तो तुसी की सीखिया, घर की लेके आए?
ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ कैरेक्टर ਤੋਂ, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल लेयर्स और वल्नरेबिलिटीज़ मेरे अंदर भी है, ये मुझे इस कैरेक्टर से पता चला, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर भी है। मतलब सेल्फ को मैं और अच्छे से समझ पाई कि माँ कैसे 6 साल के बच्चे की माँ और जो ऐसे एरिया में रहती होगी, क्या लाइफ होती होगी उसकी। ਉਹਦਾ पति नहीं है गए थे, और मेरे घर पे मैं सबको देखती हूँ कि मम्मियों को इतना क्रेज़ रहता है कि वो घर पे बच्चों के पापा को बताए कि पता है आज बच्चे ने ये किया। तो मैंने वो थ्रेड पकड़ा कि इसके पास तो है नहीं, तो ये भी चाहती होगी, क्योंकि ये स्केच बहुत अच्छा करती है, तो ये चाहती होगी अपने पति को बताना कि देखो आज इसने ये किया, या आज इसने पहली बार शायद कुछ नया किया। तो मैं ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं ना ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। मैं अपने बच्चे ਨੂੰ 3-3 महीने एज ग्रुप डिवाइड किया कि अब इसने ये किया, अब इसने ये किया, अब इसने ये किया, और वो इतना बड़ा खाका बन गया मेरे पास। जब मैंने वो पढ़े ना, तो मुझे एक टाइम के बाद सच में ऐसा लगा कि ये मैंने लिखा है। तो वो उस चीज़ ने मेरे अंदर ऐसी इमोशनल लेयर्स को मुझे टच करवा दिया ना, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी अपने अंदर। कैरेक्टर में तो मैं कर लूँगी, वो तो मुझे पता है, बट सेल्फ को और अच्छे से बारीकियां समझना मैंने इस कैरेक्टर से सीखा। उस कैरेक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, 2-2 डिग्री ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, हम शूट कर रहे थे, और शिफॉन ਦੀ ਸਾੜੀ, ਠੰਡ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਤੇ पता नहीं क्या हुआ सडनली मेरे अंदर से, कभी मतलब मैं आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ऐसे एक्सप्रेसिव रही नहीं मैं, पता नहीं मैंने की होया, मैं ना ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, मैं लम्मी पई मंजी, मैं बाजू रखी, तो मैं ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁਲਾਤਾ। तो मैं ना इधर टैप किया, तो एक हमारे यहाँ लोरी गाते, वो लोरी मैंने गई और वो बच्चा सो गया। तो ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਆਣਾ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ खराटे मारे हो नियाणा। तो वो ऐसी कुछ चीज़ें जो हुई ना, वो रह गई मेरे साथ। अभी भी मुझे ऐसे कभी ऐसे याद आ जाता है। फिर सीन्स जो थे हमारे, वो अंदर आके जब वो पहली बार बताती है, घूंघट के बिना जब पहली बार आती है वो, और पति का स्केच बोलते हुए बताती है कि ये है श्रवण कुमार, तो पहली बार जब नाम लेती है वो अपने पति का, वो वाला सीन थोड़ा खेला हुआ मैंने। रचना दे विच पूनम थोड़ी बहुत जिंदी है, हले रहेगी, मैनू लगता रहूगी। नेक्स्ट पार्ट आऊगा ਇਹਦਾ? कह भी सकने आएगा। श्रवण नजर आऊगा ਉਹਦੇ? श्रवण नहीं आएगा नजर, नहीं लगता श्रवण नहीं आएगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀਵਾਦ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗੀ, ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ OTT ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹਿਊਮਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸੀਗੀ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨਪਨ ਸੀਗਾ, ਰੌਨੈਸ ਜਿਹੜੀ NST ਦੀ USP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਨਸੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਚਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ NSD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਯੂ ਵਰ ਓਕੇ ਵਿਦ ਇਟ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ?
ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSD ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ NSD ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ कि बॉम्बे में मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा, कोई नहीं आके बोलेगा, सेल्फ मोटिवेशन, इस पे काम करना। और ये सीखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा है, कॉलेज में तुमने यही किया है। तो सेल्फ मोटिवेशन फड़ के चलना, कौन की करता कौन की नहीं करता, देखा देखी कम्मच नहीं पैना, अपनी समझ ते अपनी बूझ नाल काम करना। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ उस वेले मैंने गल समझ नहीं आई, मैंू मतलब ऊपर से मुझे समझ में आया, बट वही बात है ना, प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं। तो बॉम्बे आने के 6 महीने बाद मुझे वो बात समझ में आ गई जो उन्होंने मुझे बोली थी। और मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जैसे ही मैं बॉम्बे गई, मैंने पहला टीवी शो किया DD नेशनल के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सीज़न 3, और मैं उसमें लीड थी। और उसके डायरेक्टर है फिरोज़ अब्बास खान, जो इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिकल ब्रॉडवे मुगल आजम के भी डायरेक्टर हैं। उनका शो था वो, और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया हुआ था वो शो, उनका शो था वो। तो वो भी बहुत रियल स्टोरीज पे बेस्ड और वैसा सा था। पहला टीवी का एक्सपोजर मेरा उनके साथ हुआ, और उनको पता था मैं थिएटर से आई हूँ, मेरी ट्रेनिंग वैसे से हुई है। तो उन्होंने मुझे अपने क्राफ्ट को और कैसे इम्प्रूव करना है वो, और जो एनवायरनमेंट का इतना मेजर डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने भी मुझे यही बात बोली कि अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी, मीडियम कोई भी हो। ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, NSD ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਪ ਕਾਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, हर इंसान की सिचुएशन अलग है। टाइप कास्ट ऐ हो सकता है, मतलब पता नहीं, मुझे पता नहीं टाइप कास्ट किसको बोलते हैं। एक तरीके के रोल्स करने को अगर टाइप कास्ट बोलते हैं, तो एक तरीके के लोग नहीं होते। तो मज़ा उसमें है कि अगर सेम मिल रहा है, उसमें भी आप कुछ ऐसा करके निकल जाओ कि आप ये जस्टिफाई कर पाओ कि ये पूनम नहीं है, ये कुछ और है। तो वो जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो हम कर सकते हैं। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਨਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ you were entirely different, है ना? Arya 2 was very again it was very very different for me to crack। वो कैसे उसका नोशन पढ़ना मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल था। For that matter रूही में भी वो जो बदतमीजी वाली जो दिखाई है, वो वैसा इंस्टिंक्ट आता है अंदर से, पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, किया नहीं है कभी किया नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट एजम्पशंस। आप जो सोचते जाते हो ना, स्पेशली जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो, आप वही करते जाते हो। आप एक बार थोड़ा रुक के अगर थोड़ा सा सेल्फ को अगर आपने समझ लिया है ना, तो आप बहुत अच्छे से एक डिमार्केशन क्रिएट कर सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ
ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਪਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਦੀ है, ਤੇ घर भी पूरा सरप्राइज पैकेज है। घर भी पूरा ऐसे लग रहा था अरे ये तो गुरदासपुर का घर है, हाँ नमटाल का घर है, ऐसा लग रहा था। वो इतना रिलेटेबल था मेरे को। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰਮ NSD, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ NSD ਪਾਸ ਆਊਟ। नहीं दिल्ली, आई थिंक शी इज फ्रॉम दिल्ली। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ NSD ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? तो पहला तो एक था ये फिल्म आने तो बाद मैं जब से वापस आई हूँ, इवन एयरपोर्ट पे मैं उतरी नीचे तो किसी ने मुझे बहुत ध्यान से देखा और मुझे ये समझ में आया कि ये मुझे पहचानना चाह रहे हैं। ये 3-4 लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, कंटिन्यूसली मुझे देख रहे हैं। और मैंने वही पजामा टी-शर्ट पहना हुआ था, एकदम वो लगेज लेने खड़ी हुई थी मैं, तो वो ना आ रहे थे मेरे पास और एक मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ रेजिस्टेंस। फिर मैं पलटी, मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तो उन्होंने बोला आपने फिल्म की है क्या? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो वो एकदम ऐसा हो गया आप हो क्या? तो लोग मुझे पहचानते भी नहीं, वो जो 10 सेकंड में मुझे देखते हैं ना, तो मुझे समझ में आया था ये मुझे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, recognize करने की कि मैं कोशिश वही कर हूँ रहे क्या? फिर डर डर के पूछते हैं, तो वो मुझे वो प्ले करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। वो बढ़िया लगता है। बॉम्बे में जिस घर में रहती हूँ, मेरे ओनर ने फिल्म देखने के बाद मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे बोला मैंने पूरी फिल्म देख ली, तुम कहाँ थी, तुम डायरेक्शन टीम में थी क्या? मैं थी। ਕਦੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? ਲੱਗਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਚੀਵ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? मैंने ह्यूमैनिटी और एक अच्छा इंसान क्या होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ। मुझे नहीं लगता। और ये मैंने अभी रिसेंट ये चीज़ मैंने समझी है कि ज़रूरी नहीं है ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ कि ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मतलब मैं ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ है, एनिमल लवर हो गया या ये हो गया, बाकी सब चीज़ें जो बेसिकली मुझे लगता है जो सोसाइटी की जो एक नॉर्म्स है ना कि अगर ये चीज़ें करते तो वाओ इट्स सो गुड। पर मैनू लगता है ह्यूमैनिटी थानू ना पाठ पूजा करके आ सकती है ना तुसी कि मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहता मैन इज़ नॉट व्हाट ही थिंक ही इज़ व्हाट ही हाइड्स। तो ये मुझे लगता है ये एक्चुअल एक साइकी की रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना इमेज कॉन्शियस होकर हमें लगता है कि लोग हमें ऐसे परसीव करें तो हम ये करें, बट आप एक्चुअल अंदर से कितनी देर तक अपने आप से झूठ बोलोगे? खुद से तो सच्चाई सब कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। तो ये समझ में आया मुझे। कोई खास इंसिडेंट? कोई स्पेसिफिक ऐसे इंसिडेंट मतलब मेरे आसपास का कुछ ऐसा नहीं, बट मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस से या आजकल जिस तरीके से मैंने रिलेशनशिप्स के पैरामीटर्स बदलते देख लिए, लोग पहले कुछ बात करते थे, मतलब एक अनस्टेबल माइंडसेट वाली जो बात है अपने ही रिश्तों में, बाहर के रिश्तों में नहीं है। बाहर के रिश्तों में वो एकदम वैसे, क्योंकि वो इमेज कॉन्शियसनेस है, बट घर के अंदर आने के बाद जिन लोगों के साथ आपको रहना, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनके साथ आपके क्या पैरामीटर्स हैं वो तो बताएंगे ना कि आप कैसे इंसान हैं। तो ये चीज़ मैंने समझी अभी। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋਏ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਾ सब्जेक्टिव हो सकती है ये चीज़, बट सच्चा इंसान होना चाहिए। ਡੀਏਵੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? बहुत। ਹਾਂ, ਇਹ ਡੀਏਵੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, मैं अभी भी उस ऑडिटोरियम में जाती हूँ ना, तो मैं जोन आउट हो जाती हूँ। मुझे वो सारा टाइम याद आता, वो कैसे भागते थे ऊपर ऑडियंस भी नजर आती है ना, वो स्किट करते थे, लोग तालियां मारते थे इस पे। अभी भी मतलब मैं कॉलेज में जाती हूँ ना, तो सबसे पहला मुझे होता है कि सब पीछे हट जाओ, मुझे ऑडिटोरियम जाके स्टेज पे बस पहले माथा टेकना है, मिनी ऑडी का भी और मेन ऑडी का भी, उसके बाद बात करनी, उससे पहले मुझे कोई मत बुलाओ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਏਵੀਐਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੀਏਵੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੀਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, बैकबोन थे हमारे लिए, बिल्कुल थे। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕਸ ਦਿਓ ਥੋੜੇ। मुंबई बहुत वेलकमिंग शहर है, ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੈ, बहुत वेलकमिंग शहर है। मैं दिल्ली भी ਇਹ रही, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਇੰਨੇ ਲੋਕ? मैं ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੱਕ, पर बिजी सारे ने। वो शहर की वाइब ही ऐसी है, वो शहर रुकता ही नहीं है, कुछ रुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकता। बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, वो शहर नहीं रुकता, चलता रहता है, चलता ही रहता है वो शहर। और एक्चुअली वो शहर में रह के आपको ये समझ में आता है कि यार कुछ करते रहना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। वो जो वर्किंग क्लास है, वो 45 साल के लोग सिर्फ 4 घंटे सो के दो शिफ्टें लगाते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है। हमारी फील्ड के जो लोग हैं 12 से 18 घंटे की शिफ्टों में भी काम कर रहे हैं, फिर घर वापस आ रहे हैं, फिर दोबारा शूट के लिए जा रहे हैं। वो शहर आपको आराम नहीं करने देता है। पर काफ़ी फ़र्क है चंडीगढ़ ते मुंबई दे विच। चंडीगढ़ दे विच काफ़ी ठहराव है, बहुत ठहराव है। मैं बता रही हूँ, मैं जब आई हूँ ना वापस, जैसे मैं बॉम्बे अकेले रहती हूँ, सारा काम खुद करती हूँ, यहाँ आने के बाद तो मैं इतना, मुझे ऐसा लगता है पानी भी पिला दो यार, खाना भी दे दो, कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ नहीं, अजीब सी सुस्ताई आ जाती है। कुछ तो बहुत स्लो है। हाँ, बट वो हफड़ा दफड़ी इतनी है ना वो शहर की, अब रात को 3 बजे भी निकल जाओगे ना, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब ऑटो वाले भी नाइट शिफ्ट पे निकले हुए हैं, ऑफिस वाले भी नाइट शिफ्ट पे निकले हुए, सब काम कर रहा है। आपको शहर कभी सोता नहीं दिखता, कभी भी नहीं। मुझे वो चीज़ उस शहर की मुझे बहुत वो लगती है, अच्छी लगती है मुझे। Who do you look up to as inspiration? किन्हां नूं तुसीं देखदे हो? अपने NSD सीनियर्स नूं ਜਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ मेरे दिल के बहुत करीब रहे शुरू तो ही। मतलब एक आर्टिस्ट जिदी मैं प्रे करती थी, मैंने शायद लाइफ में पहली बार हाथ जोड़ के प्रे करके कुछ मांगा था, और मैंने यही मांगा था कि मुझे एक बार काम करना है इरफान खान के साथ। मुझे ये अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो मुझे याद है हम स्कूल में थे, 2018 में मैं पास आउट हुई थी, वो आए थे स्कूल, सब उनसे मिलने गए और मैं नहीं गई, तो मुझे सबने बोला अरे तू नहीं, मैंने बोला ना, मैं अब उनसे सेट पे मिलूंगी, ऐसे नहीं मिलना, ऐसे नहीं मिलूंगी, हाँ, काम के लिए मिलूंगी, क्योंकि आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि यार ये। और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो रहे नहीं, तो उनका जाना ना मुझे मेरे अंदर बहुत एक वॉइड छोड़ गया। मतलब उसके बाद मैंने ऐसी सी एक्सपेक्टेशन या ऐसी सी किसी को उसके शायद पता नहीं मैं उनको रिप्लेस भी नहीं कर पाई। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं जिस पैरामीटर पे उनको देखती थी
वहाँ मैं मेंटली कहीं पहुँच नहीं पाई कि मैं उस जगह पे शायद किसी और को देखूँ। तो वो मेरे साथ रह गया हुआ है। मतलब मैं अभी भी अगर उनको स्क्रीन पे देख लेती हूँ ना तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। मुझे वही उनकी इमेजेस ऐसे दिखती है, एडमायर कर दो। क्योंकि मैंने 3 साल जब मैं एनएसडी में थी मैंने उनके सारे प्लेस देख डाले। अच्छा। क्योंकि हमारा वो लाइब्रेरी में सारा उनका, मैंने उनका सारा काम देखा है। ये मतलब कुछ नहीं हुआ उनका जो मैंने उनका परफॉर्मेंस एनएसडी में हुआ हो रिकॉर्ड और मैंने ना देखा, सब देखा है मैंने। और मुझे लगता था देख के कि यार क्या बात है, वाह। वो बहुत मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक वो रहता था कि मुझे इनके साथ करना है काम। वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਡੀਏਵੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੋਨ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? हाँ, तो एक हार्दिक मेहता करके एक डायरेक्टर ने जिन्होंने रूही डायरेक्ट की है। ठीक है। वो फिल्म देखने गए थे प्राइवेट स्क्रीनिंग उन्होंने मैंने स्पेशली इंस्टाग्राम तक कॉल किया तो उन्होंने क्या कि आई एम शॉक टू सी यू कि पहला काम उनके साथ किया था रूही में और उसके बाद उन्होंने इतने सालों बाद मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बोला आई कैन सी योर ग्रोथ। तो वो मुझे उन्होंने कॉल किया। फिर फिरोज अब्बास खान सर उन्होंने मुझे कॉल किया, उनसे मेरी बात हुई। फिर खैर आमिर खान सर के साथ तो हुई ही बात, उनको भी अच्छा लगा बहुत काम। तो परफेक्शनिस्ट वाकई ने हो? वो उनकी टीम इतना प्रिसीजन पे काम करती है ना कि मतलब अगर एक पेन भी पड़ा है ना यहाँ पे तो उसका रीज़न होगा, वो ऐसे नहीं पड़ा यहाँ पे। मतलब आमिर खान ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ हर चीज़ का रीज़न है। और किरण मैम तो मतलब मुझे लगता है कि वो तो उनका तो पूरा फ्रेम का सेंस, एक्टर कैसे आएगा उसका सेंस, किस चीज़ के बारे में कितनी बात होगी, कब चुप कर जाना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, सब क्लियर। पॉज भी डिसाइड होता है, सब क्लियर, रैंडम नहीं है कुछ भी रैंडम नहीं है। इम्प्रोवाइज आप करते हो, Improvise आपको कर सिचुएशन समझ में आती है, आपको ये पता चलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने जो किरण मैम से मैंने सीखी ना, वो मैंने ये सीखी कि हीरो एक्टर नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई थी, हीरो सिचुएशन होती है। सिचुएशन डिसाइड करेगी आप क्या करोगे, आप नहीं डिसाइड करोगे। लाइफ भी ऐसी चलती है, सिचुएशंस बताती हैं आपको क्या करना है, सिचुएशंस के बाद एक्टर आता है। तो वो उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। और वो एक्चुअली जब मैंने उसके बारे में रियल लाइफ में भी सोचना शुरू, मतलब उसके उस तरीके से जब लेना शुरू की चीज़ें, तो एक अलग तरीके से चीज़ें समझ में आना शुरू हुई। मतलब वो अगर स्कूल बैग है मेरे बेटे का और मैं उसको अगर पीछे से आवाज़ लगाती हूँ कि चलो स्कूल, उसका भी रीज़न है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ क्यों बुला रही है वहाँ से, कुछ भी वेग नहीं है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰॉ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਆਰਟ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਨੇ, बॉम्बे है, दिल्ली है, फिर ਅਸੀਂ यूएस जाना है। तो पिछले साल भी 4 महीने यूएस हो के आए, शोज़ करके आए मुगल आजम दे, वो लाइनड अप है। फिर 1-2 प्रोजेक्ट्स आते पे ने अगले साल ही, छेती आएंगे। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਅ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਯੂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है वो बेसिक फाउंडेशन है। आप ये डिसाइड करके आओ कि आपको क्या करके आना है और क्यों आना है। क्लैरिटी आप लेकर आओ। और डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, बट अपना सही गलत और अपनी लाइफ की जर्नी आपको खुद डिसाइड करनी है। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में आ रहे हो, आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। एक्टर के पास
3 चीज़ें हैं, अपनी खुद की बॉडी है, माइंड है और वॉइस है। ये 3 टूल्स को अगर आपने शार्प कर लिया, उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, रोज़ करना ही पड़ेगा। क्लैरिटी चाहिए। वॉइस एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी पड़ेगी, वर्कआउट आपको रोज़ करना पड़ेगा। अपने माइंड को आप कैसे और चैनलाइज कर सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपने ऊपर काम करना बंद नहीं करना है। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ 2-3 ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ये भी रीसेंट ट्रेंड शुरू हुआ ਹਾਂ है। ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਫੇਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਫੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ मतलब शायद गलत टर्म हो नहीं। सकता है, बट आई थिंक सस्ती पब्लिसिटी के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जो करने के बाद आपको कहीं तो सेटिस्फेक्शन मिले किसी भी तरीके से। और सबसे मेजरली आपको ये देखना है कि आप एज एन एक्टर या एज एन आर्टिस्ट, एक्टर भी नहीं, एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो किए हो कि नहीं किए हो। चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस पैरामीटर में अपने आप को ग्रो होता हुआ देख रहे हो ना, वो काम करो। ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੈ। ग्रोथ है। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਪੁੱਟ ਔਨ ਵੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, बहुत बहुत दुआवां एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुसी आए, मैंने बहुत वधिया लगे एंड स्टे कनेक्टेड। पक्का। थैंक यू बच्चे। थैंक यू।